वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम तफसील से बात करेंगे जो इस वक्त मौसम की एक तरह से हम कह सकते हैं सूरत हाल है। अब ये जून की आखिर से जो बारिशें शुरू हुई हैं पाकिस्तान में, वो एक दफ़े फिर ये ऐसा लग रहा है कि 2022 के सैलाब आए थे पाकिस्तान में, वैसी ही कुछ सूरत हाल नज़र आ रही है। इस दफ़े जब गर्मियाँ शुरू हुई तब भी हमने इस पे गुफ्तगू की और बात की कि कितनी शिद्दत थी उस वक्त गर्मियों में, और तब भी जब हम एक्सपर्ट से बात कर रहे थे तो वो बार बार हमें ये बता रहे थे कि अगर गर्मियाँ शिद्दत से आ रही हैं तो जब बारिशें होंगी तो वो भी इतनी ही शिद्दत से आएंगी, और उनकी ये जो प्रेडिक्शन थी ये बिल्कुल गलत साबित नहीं हुई। इस वक्त तक जो बारिशें हुई हैं पाकिस्तान में, तो एनडीएमए के मुताबिक ही तकरीबन 650 के करीब जो लोग हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। इसमें बच्चे भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं, और 900 के करीब जो अफराद हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। अब ये ऑब्वियसली इनिशियल नंबर्स हैं। इस वक्त जो रेस्क्यू और रिलीफ़ का काम है खैबर पख्तूनख्वा में वो जारी है, और लोगों के खदशात हैं कि ये जो नंबर्स हैं इनमें हम इनको बढ़ते हुए ही देखेंगे जैसे जैसे वहाँ काम आगे जारी रहेगा। बहुत ये स्पेल्स हमने देखे पिछले दिनों में भी, उनमें भी खैबर पख्तूनख्वा हो, कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, हमने वहाँ बहुत तबाही होते हुए देखी। मगर जो ये अब आखिरी बारिशों का स्पेल पिछले दिनों में शुरू हुआ है, तो इसमें भी जिस किस्म की हमने शिद्दत देखी है उसने परेशान कर दिया है, इफ़ आई मे यूज़ दैट एक्सप्रेशन। सैलाब जिस तरह आया, गांव के गांव जो है वो उजड़ गए हैं, लोगों का जानी नुकसान हुआ है। बुनेर के इलाके में जिस किस्म की हमने फुटेज देखी है, कहा यह जा रहा है कि अब तक जितने भी नंबर्स या सामने आए हैं या जो शिद्दत देखी गई है बारिशों की, तो बुनेर जो खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहाँ इस किस्म के जो गांव हैं, गांव के गांव उजड़े हैं, और एक वाक़े में तो एक ही ख़ानदान के जो 40 अफराद हैं वो जाँ बहक हुए हैं, क्योंकि जो पूरा घर था वो मलिया मेट हो गया है। इसी तरह ऑब्वियसली अब आहिस्ता आहिस्ता हमें ये भी मालूम होगा कि कितना नुकसान फसलों को हुआ है, कितना जो है वो नुकसान मवेशी को हुआ है, ये तो अभी चलता ही रहेगा। अब ऑब्वियसली इसके अंदर अब बहुत से ऐसे गुफ्तगू भी है जो हम बार बार किए चले जा रहे हैं कि जी फ्लैश फ्लड आ गया, कोई कहता है क्लाउड बर्स्ट हो गया, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ, बारिशें बहुत शिद्दत से हुई हैं। What do all these terms mean? आज हम उन पे भी बात करेंगे, मगर गुफ्तगू यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसके साथ साथ अब ये भी बात हो रही है कि इसमें हमारा कितना कसूर है और दुनिया का कितना कसूर है। हुकूमती लोगों से जब भी बात की जाए तो वो बहुत तेज़ी से हमें बताते हैं कि इसमें पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी कितनी कम है और दुनिया की कितनी ज़्यादा है, और किस तरह पाकिस्तान जो है वो कीमत अदा कर रहा है उन सारे गलत फ़ैसलों की जो दुनिया के ज़्यादा जो तरक्की याफ्ता मुल्क है या ममालिक हैं वहाँ हो रही है। मगर यहाँ गुफ्तगू ख़त्म नहीं होती। यहाँ तनकीद इस बात पे भी हो रही है कि अगर फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, अगर एकदम इतना पानी आता है तो उसमें सिर्फ वो इस वजह से नहीं आ रहा कि टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, बारिश कम हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। उसमें कुछ कसूर हमारे भी हैं, हमारे डेवलपमेंट मॉडल के भी हैं कि अगर दरख्त हम काटते चले जाएंगे, आबादी बढ़ाते चले जाएंगे, तो फिर जब बारिशें आएंगी तो लैंडस्लाइड्स को कौन रोकेगा? यही तो दरख्तों का काम होता है। इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। इसी तरह इस्लामाबाद में भी हमने ऐसे वाक़यात देखे कि जब नालों का आप रास्ता रोक देते हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे इस्लामाबाद रावलपिंडी में ऐसी चीज़ें हों कि जब आप नालों का रास्ता रोक देते हैं तो फिर जहाँ लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं तो वहाँ लोगों को भी नुकसान होगा, उन घरों को भी नुकसान होगा। हमने देखा पिछले दिनों में कि जैसे एक जो बाप थे और एक बाप और बेटी थे, वो गाड़ी में जा रहे थे और गाड़ी जो थी वो बारिश के उस तेज़ पानी में बह गई और ढूंढते ही हम रह गए। सो ये बहुत सारे इसमें इश्यूज़ जो हैं वो इन्वॉल्व्ड हैं। इसको सिर्फ हम दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक की जो गलती है ना उस पर बात छोड़ सकते हैं, ना हम कह सकते हैं कि सारा का सारा कसूर हमारा है। सो
بہت سارے ایشوز انوالوڈ ہیں اور کوشش ہم یہ کریں گے کہ ہم ان سب ایشوز پر آج تفصیل سے بات سکیں. اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ خان صاحبہ. یہ ماہر ہیں موسمیاتی تبدیلی کی، چیف ایگزیکٹو ہیں سول سوسائٹی کولیشن فار کلائمیٹ چینج. ہمارے ساتھ موجود ہیں دانش بیگ صاحب، یہ ماہر ہیں موسمیات کے. اور ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے مریم ابراہیم صاحبہ نے، یہ بھی انوائرمنٹ پہ بہت گہری نظر رکھتی ہیں، لم سے وابستہ ہیں. ویلکم ٹو دا شو آل آف یو. آپ لوگ اگر اجازت دیں تو میں دانش صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گی، بیکاز آبویسلی پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اس وقت ہم نے بارشیں دیکھیں خیبر پختونخوا میں، خاص طور پہ یہ والا اسپیل، اس سے پہلے بھی ہم نے اسپیلز دیکھے. تو سر اب ہمیں پہلے تو یہ بتائیں کہ بہت دو ٹرمز آج کل استعمال ہو رہی ہیں، ایک کلاؤڈ برسٹ اور ایک جس کو کہتے ہیں فلیش فلڈ یا لینڈ سلائڈ. ان کا مطلب کیا ہے؟ واٹ از ہیپننگ؟ کہ کیا یہ صرف بارشوں کی شدت ہے یا اس میں کوئی اور بھی یہ فینومیناز ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے؟ بہت شکریہ پروگرام مدعو کرنے کے لیے. سب سے پہلے کلاؤڈ برسٹ پہ بات کر لیتے ہیں. دراصل کچھ ٹرمینالوجیز ایسی ہوتی ہیں جب کسی زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہوتی ہیں. کلاؤڈ برسٹ کا اردو میں ترجمہ ہے بادل پھٹ جانا. تو سمپل سینس میں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بادل پھٹ جانا ہے. میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ فیک اے آئی ویڈیوز ہے کہ بارش ہوتی ہے اور اس طرح بادل پھٹ جاتا ہے، ایک دم پانی آ جاتا ہے. تو WMO ایک آرگنائزیشن ہے جس کا لٹریچر ریویو اگر ہم کریں تو ویسے جو ایک لٹریچر یا ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک علاقے میں 1 گھنٹے کے اندر 100 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوتی ہے تو وہ اس کو کلاؤڈ برسٹ کہا جاتا ہے. صحیح. لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ پانی ٹینکس آ جائیں گے اور سارے گر جائیں گے. یہ تھوڑی مس لیڈنگ ہے. دراصل جس طرح سوشل میڈیا کا جو یعنی کہ بارش کی شدت سے اس کا تعلق ہے، شدت سے تعلق ہے. یس. اور کم وقت میں شدت ہے. تو ابھی جو ایونٹس ہوئے ہیں بنیر میں وغیرہ میں، تو انفارچونیٹلی ہمارے پاس وہاں ڈیٹا پوائنٹس کی کمی ہے، تو ہم وثوق سے کچھ کہہ نہیں سکتے کہ وہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا یا شدید بارش ہوئی تھی. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی دیکھنی پڑے گی. جولائی میں کافی بارشیں ہو چکی ہیں اور زمین جو ہے وہ سیچوریٹڈ ہے، اس میں واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی کافی کم ہے. تو کلاؤڈ برسٹ ہو، شدید بارش ہو، 50 ملی میٹر ہو، 60 ملی میٹر ہو، رن آف اب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سیلابی کیفیت بنتی جا رہی ہے. آج صبح جیسے سوابی کے علاقوں میں کوئی کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوا، ہمارے اسٹیشنز پہ تقریباً 2-3 گھنٹوں کے اندر 100 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے، لیکن کافی رفتہ سڑکیں منقطع ہو گئی ہیں. تو کلاؤڈ برسٹ ایک ٹرمینالوجی ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے. اب کلاؤڈ برسٹ اگر فرض کریں کسی ایسے ایریا میں ہو، اسلام آباد پنڈی میں ہر سیزن میں ہر مونسون میں 1-2 بار کلاؤڈ برسٹ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں کا ٹیرین ایسا ہے کہ پانی واش آؤٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی کیچمنٹ ایریا میں جیسے بنیر کے جو ماؤنٹین، بنیر کے آس پاس ماؤنٹینز، بنیر میں کیا ہوا ذرا بتائیے گا، کیونکہ بہت لوگ اس میں وہ دیکھ رہے ہیں. انڈیپینڈنس ڈے پہ الرٹ تھا، NDMA کی طرف سے الرٹ تھا، PMD ہمارے ویدر والوں کی طرف سے الرٹ تھا کہ ٹریولنگ ایڈوائزری ہے، کیونکہ اس میں یہ ہو رہا تھا کہ جو یہ سسٹم جو شروع ہوا تھا یہ انڈین کشمیر سے ہوا تھا. انڈین کشمیر کا ایک گاؤں ہے شتور، وہاں پر پورا کا پورا گاؤں بہ گیا تھا. تو یہ آپ سمجھ لیں مونسون کا 14 اگست سے پہلے کی بات ہے، 14 اگست والے دن. اور پھر یہ سسٹم موو کرتا کرتا نارتھ ویسٹ میں رات کو مالاکنڈ ڈویژن میں پہنچا تھا، جس میں پھر باجوڑ ایجنسی میں، خیبر میں، تیرا کے علاقوں میں، اور پھر سوات کے ریجنز میں، اور پھر بنیر کے ریجنز میں کافی زیادہ انٹینسٹی بارش کی تھی، مالم جبہ کے ریجن میں. لیکن کلاؤڈ برسٹ انٹینسٹی کہیں ہوئی نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نقصان نہیں ہوگا، کلاؤڈ برسٹ نہیں ہے، شدید بارش ہوگی. اور اگر اب ہوا کیا ہے، جو بنیر کے ایریا یا سوات کے ایریا 2010 کے فلڈز کے بعد ان کی جو ٹاپ لیئر ہے وہاں پہ فارسٹیشن بالکل نہیں ہے، ڈیفارسٹیشن. اور وہاں پہ کبھی بھی کوئی بھی ایونٹ ہو 60 سے 70 ملی میٹر بارش کا، تو اس طرح کا وہاں پہ ہمیں سچویشن دیکھنے کو ملتی ہے. تو وہ ایریاز آپ سمجھ لیں پاکستان میں سب سے زیادہ ولنریبل ہیں کلائمیٹ چینج کے لیے اور یا ڈیفارسٹیشن کے لحاظ سے. اور پھر فلیش فلڈ کی بات کروں تو فلیش جیسے مطلب کہ تیز یا کچھ مطلب پانی کا تیز بہاؤ کو فلیش فلڈ کہہ سکتے ہیں. تو جب اس طرح کی انٹینسٹی والی بارش ہوتی ہے، اس سے جو پانی ہل سے ٹورنٹس میں جاتا ہے اس کو فلیش فلڈ کہہ سکتے ہیں. فلیش فلڈ کامن ہے، آتے رہتے ہیں. لیکن فلیش فلڈ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس جیسے گل بلتستان کی بات کریں وہاں پر ضروری نہیں کہ بارش سے فلیٹ فلڈ ہے. اگر گلیشیئر ایک ہمارے پاس کسی 4000 میٹر پہ گلیشیئر ہے اور وہاں پہ میلٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، تو اس کی میلٹنگ اگر ابھی اس اسپیل سے پہلے بھی گل بلتستان اور کشمیر میں ٹیمپریچر 4 سے 5 ڈگری ابو نارمل تھے، تو فلیش فلڈ اس سے بھی ٹریگر ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ صرف بارش ہوگی تو فلیش فلڈ ہوگا. بالکل صحیح. عائشہ صاحبہ آپ نے بات سنی ہے، obviously اس کے ساتھ وہی سوال جو بہت اور گفتگو بھی آج کل ہو رہی ہے کہ جی ہم نے درخت کاٹ دیے، درخت کاٹے ہیں تو مسئلہ ہو رہا ہے. اور جیسے مطلب کہ میرے جیسے لوگ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو وہ بارش کا پانی تو ہے نہیں، وہ تو مٹی، اور مٹی میں معلوم نہیں کیا کیا آ رہا ہے، اس میں لکڑی بھی بہت سی نظر آتی ہے. Is deforestation the problem?
देखिए, इसके 3 कंपोनेंट्स आप ले लें। आपने खुद भी जिक्र किया कि हम लोग क्लाइमेट चेंज को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसमें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, जिसमें डिफॉरेस्टेशन आता है, और उसमें फिर लैंड यूज़ पुअर प्लानिंग है, जो हम जाके उन जगहों पे मकानात या आबादियाँ बसा देते हैं रिवर कोर्स में या बेड्स में या ख़तरनाक हैज़र्डस एरियाज़ में। तो दानिश ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूँगी कि डिफॉरेस्टेशन का रोल किस तरह प्ले आउट होता है इस सिनारियो में। क्लाइमेट चेंज जब होता है तो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है। ग्लोबल टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हमारा सरफेस सी टेम्परेचर वाटर भी वार्म अप होता है। इस साल जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है, इधर 0.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा है बनस्बत पिछले सालों के। अगर हम अपने लैंड यूज़ प्लान को देखते हैं और हम डिफॉरेस्टेशन रेट को पाकिस्तान में देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा है। जब डिफॉरेस्टेशन होती है तो होता ये है कि आपका लैंड जो है, जो बेयर सॉइल है, जिसके पास कैनोपी कवर नहीं है और अंडर ग्रोथ नहीं है, उसका टेम्परेचर 5 से 8 डिग्री तक ज़्यादा हो जाता है। तो जब यहाँ इंटेंस हीट होती है और वहाँ पे मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं, तो ये लैंड जो है ये एक हीट पंप की तरह हवाओं को खींचता है, क्योंकि एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। और उससे जब ये लैंड सी थर्मल कॉन्ट्रास्ट होता है तो एक कन्वेक्टिव अपलिफ्ट होती है, वो इतनी विगरस होती है कि वो जाके क्लाउड बर्स्ट करती है, जिसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा बारिश एक वक्त में गिरती है एक इलाके पे। अब ये सिंगल सेल क्लाउड्स भी होते हैं, अब ये मल्टीपल सेल क्लाउड बर्स्ट भी होते हैं। सिंगल सेल आधा घंटा शायद लास्ट करेंगे, मल्टीपल सेल्स ज़्यादा लास्ट करेंगे। तो क्योंकि अब आप देखें कि जो जो इलाके इस वक्त मुतासर हो रहे हैं, आप AJK में चले जाएं, वहाँ पे जब पाकिस्तान बना तो ख़ुद उनकी हुकूमत कहती है कि फॉरेस्ट कवर 42% था, आज वो ख़ुद कहते हैं कि इट्स लेस दैन 10%। KP में आप चले जाएं, वहाँ पे जिन जिन इलाकों में ये हो रहा है वहाँ पे मैसिव डिफॉरेस्टेशन की गई है डिफरेंट टाइम्स में। आप GB में चले जाएं, वहाँ पे भी काफ़ी डिफॉरेस्टेशन हुई है। तो इन एरिया में जो लैंड टेम्परेचर था वो ज़्यादा हुआ, और ये मॉइस्चर लेडन विंड्स थी जब ये वहाँ पहुँची, तो ये तो क्लाइमेट चेंज भी है और ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी है। क्लाइमेट चेंज, अगर सिर्फ क्लाइमेट चेंज हो और हमने अपनी एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और मेजर्स जो फॉरेस्टेशन के थ्रू नेचर यूज्ड बेस्ड बेहतर किए होते तो शायद रिस्क्स कम होते। हम ये नहीं कह रहे कि क्लाइमेट चेंज इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन हमारे लैंड यूज़ और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मेजर्स अगर ज़्यादा रोबस्ट होते तो ये नुकसानात कम हो जाते। अगर आप इजाज़त दें आयशा साहिबा, वील कम बैक टू दिस। मरियम साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको गुफ्तगू में शामिल करते हैं। मरियम साहिबा, आपने सुनी हमारी दोनों मेहमानों की गुफ्तगू, यही वाली सवाल आप ही के पास कि कितना इसमें ऑब्वियसली हमें फोकस करने की या बात करने की ज़रूरत है कि हम किस किस्म के फैसले कर रहे हैं पॉलिसी लेवल पर, और कितना इसमें हाथ है क्लाइमेट चेंज का। तो बिल्कुल आयशा बिल्कुल आपको सही बता रही थी व्हाट शी वाज टेलिंग यू कि एक तो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री करार दिया गया है टू क्लाइमेट चेंज। इस वक्त हम जो फेस कर रहे हैं वो क्लाउड बर्स्ट्स कर रहे हैं, और बिकॉज हमारे टेम्परेचर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए थे तो ग्लेशियल मेल्ट्स का भी बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट है ऑन आवर फ्लो ऑफ वाटर, जो अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। While this is happening, हमारे लोकल इश्यूज भी जो हैं वो उस प्रॉब्लम को ज़्यादा वर्सन कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन इज़ वन थिंग। डिफॉरेस्टेशन हमारी बहुत से रीजंस की वजह से होती है। सो लाइक आयशा वाज सेइंग, हमारी सिग्निफिकेंट डिफॉरेस्टेशन अभी हो रही है। ये हमारे शहरों के वसी होने की वजह से भी हो रही है, और हमारी दूसरी पॉलिसीज़ फॉर एग्जांपल आज ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रैटेजी हमारी मोटर व्हीकल बेस्ड है, उसकी वजह से हमारे रोड कंस्ट्रक्शंस, हाईवे कंस्ट्रक्शंस, all catering to motor vehicles lead towards deforestation. उसके अलावा we have urban planning issues. So for in urban planning and rural planning, आप देख रहे हैं कि कुदरती नालों पर तामीरात, इस्लामाबाद एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है इस चीज़ के लिए कि जहाँ पे कुदरती नालों पर तामीरात की वजह से फ्लडिंग बहुत से ज़्यादा हो रही है, अर्बन फ्लडिंग। उसके अलावा हमारे ड्रेनेज सिस्टम्स इनसफिशेंट हैं कि वो इस वक्त जो बारिश की तादाद है उसको समाज सकें। एंड सो एसेंशियली हमें अब
अब हमें समझ आ गई है कि हम 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री हैं, तो हमें इसकी तैयारी करने की ज़रूरत है, हमें अपने ड्रेनेज सिस्टम्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हमें अपने बिल्डिंग कोड्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। सो हमें देखना है कि हमारे बिल्डिंग कोड्स इन्फोर्स्ड हैं, उन पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं। जो हम अभी देख रहे हैं, ये इमेजेस जो आप और मैं देख रहे हैं 1 महीने से और चंद दिनों में 4-4 मंजिला इमारतें गिर रही हैं, दीज आर बिकॉज ऑफ ऑल दीज इश्यूज कंबाइंड, एंड व्हेन दे ऑल गेट कंबाइंड तो हमें डिजास्टर टर्न्स ठीक। इनटू अ ट्रेजेडी दैट वी सीन। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे ले छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें आयशा खान साहिबा से, दानिश बेग साहब से और मरियम इब्राहिम साहिबा से, और हम उनसे बात कर रहे हैं मौसमियाती तब्दीली के हवाले से। दानिश साहब, आजकल बहुत जिक्र हो रहा है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का। एक तरफ तो ऑब्वियसली ये भी वो इशू है कि जी पैसे आए, हमने ख़रीदे नहीं, बट व्हाट एग्जैक्टली इज़ एन अर्ली वार्निंग सिस्टम, उसका क्या काम होता है और किस तरह वो इतना नुकसान होने से ये सिस्टम, अगेन यू नो, टू एक्सप्लेन टू पीपल व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। जी मैम, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो क्लाइमेट चेंज की एंटिसिपेटरी जो डोमेन है उसमें आता है। जब अर्ली वार्निंग सिस्टम है तो अर्ली वार्निंग सिस्टम अगर जब जैसे आपको मैं कहता हूँ कि परसों या आने वाले दिनों में बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, तो बेसिकली देयर आर वेदर मॉडल्स अवेलेबल दुनिया जहान में हैं। सबसे अच्छे मॉडल्स अमेरिका के हैं, नोवा के हैं, यूरोप के हैं, इंडिया का अपना मॉडल डेवलप हुआ है, चाइना का डेवलप हुआ है, पाकिस्तान का अपना कोई इंडिजिनस वेदर मॉडल डेवलप नहीं हुआ। तो सबसे पहले अगर फंडिंग की बात करते हैं, कोई चीज़ डेवलप करने के अर्ली वार्निंग के लिए, हमें एक ऐसा वेदर मॉडल डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, या हो भी सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। डिफरेंट इसमें वही प्राइवेट और पब्लिक और फिर और सेक्टर्स को आना पड़ेगा, एक जॉइंट वेंचर होना चाहिए जिसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम वेदर मॉडल अच्छा होगा। फिर उसके बाद उसका जो अगला कॉम्पोनेंट है वो डिसमिनेशन का, कि आवाम तक आपने इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचानी है। शहरी इलाकों में आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। गाँव देहातों में जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, लोगों के पास छोटे फ़ोन है, वहाँ पर आप अलर्ट्स SMS के थ्रू दे सकते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर जब सैलाब आता है तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है, एक कनेक्टिविटी नहीं होती। वहाँ पे एक टेक्नोलॉजी है लोरा वैन जो सैटेलाइट से कनेक्ट होती है, तो वो इंप्लीमेंट हो सकती है। उसके बाद फिर ये कुछ प्रोग्राम हो सकते हैं आवाम के मैसेज लेवल पे क्लाइमेट एजुकेशन के लिहाज से कि अर्ली वार्निंग्स को आपने कैसे लेना है। जिसमें अगर एक एग्जाम्पल ले लूँ कि जो गाँव होता है, देहात है कोई पाकिस्तान का, तो वहाँ पे जो इमाम साहब होते हैं गाँव के, वो सबसे मोतबर समझे जाते हैं। तो इस तरह की उनकी ट्रेनिंग करा सकते हैं। आप माफ करिएगा, मस्जिद से ऐलान करवा, क्योंकि पीपल कनेक्ट टू दैट। जैसे 2022 में, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, नौशहरा का बहुत जिक्र हुआ था कि वहाँ जो वहाँ की लोकल ब्यूरोक्रेसी में खातून थी, उन्होंने घर घर जाके लोगों को बताया था। क्योंकि मैं भी अपने गांव जाता हूँ, लोगों को कहता हूँ ऐप इंस्टॉल करें, पीपल डोंट केयर लोग, लेकिन ऐलान जरूर सुनते हैं। रूरल एरियाज में एक कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह की चीजें अगर किसी महलावार इंप्लीमेंट हो सके तो हम इस पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो दान साहब, वेरी क्विकली बिफोर आई मूव ऑन टू आयशा साहबा, ये इसमें कुछ चीज़ें तो फिर बहुत ज़्यादा कोई हमें फैंसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, जो आजकल ये गुफ्तगू हो रही है कि हम पैसे नहीं थे या पता नहीं ब्यूरोक्रेसी में फंस गए। इतने पैसे नहीं लगेंगे, कोई अरबों कुछ करोड़ों लगेंगे एक अच्छा वेदर मॉडल बनाने के लिए पाकिस्तान के लिए, जो फिर हाई रेजोल्यूशन भी उसको कर सकते हैं। हम वेदर वाले पे काम कर भी रहे हैं अपने लिहाज से, अपनी फंडिंग जितनी हमारी है तो ये कर भी रहे हैं, और इतना खर्चे का काम नहीं है, लेकिन इससे काफ़ी जानें बच सकती हैं, बावजूद ये कि बाद में आप सेमिनार्स करें, घूमें फिरें। तो ओके आयशा साहिबा, अब यू वांट टू से समथिंग अबाउट इट? बिल्कुल जरूर। और ये भी बात आपसे जानना चाहेंगे कि 2022 में फ्लड्स आए, अब हम 3 साल बाद, 3 सालों में हमने क्या अचीव किया ऑन दिस इशू कि हम आज भी, जैसे ये खबर चल रही है कि जी अर्ली वार्निंग सिस्टम जो थे वो पहुंचे ही नहीं क्योंकि कोई ब्यूरोक्रेटिक उसमें हर्डल हो गया। देखिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वहाँ पे काम आते हैं जब एक चीज़ इवॉल्व कर रही है। जैसे ग्लोफ में आप अगर एक ग्लोफ को मॉनिटर कर रहे हैं, ग्लेशियर लेक को, और आप देख रहे हैं कि वो एक्सपेंड कर रही है, वो डेंजरस लेवल तक पहुंच रही है, तो आप इवैक्यूएशन वगैरह कर सकते हैं। क्लाउड बर्स्ट के लिए ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, आपको ये पता नहीं कि ये कब होंगे, किस वक्त होंगे। और अर्ली वार्निंग अगर आप इन कम्युनिटीज़ जो आप देख रहे हैं, आप जो सफ़र कर रही हैं, इनको आप दे भी दें तो ये अपने घर बार छोड़ के नहीं जाएंगे। ये घर बार छोड़ के कहाँ जाएंगे? या तो आपने इनके लिए कोई पहले से इवैक्यूएशन कोई बनाई हुई हो जगह जहाँ आप इनको कहें आप इनको लेके जाएंगे। और इनको लेके भी जाएं तो मैंने, क्योंकि इन इलाकों में अर्थक्वेक और बाकी फ्लड्स 2010 वगैरह में जाके कम्युनिटीज़ के साथ काम किया, ये
اپنے مال مویشی چھوڑ کے نہیں جاتے. تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ ایویکویشن, ارلی وارننگ. تو عائشہ صاحبہ بٹ یہاں پھر وہی میرا سوال ہے, اور معاف کریے گا میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, تو 2022 میں دیکھ لیا نا, تو ابھی تک کیا یہ پلان بن نہیں جانا چاہیے تھا؟ اچھا دیکھیں, میں تھوڑا سا آپ کو گورننس سسٹمز کی طرف لانا چاہوں گی یہاں, کہ پلان جب ہم کہتے ہیں بنے, ہم منسٹری آف کلائمیٹ چینج کو ہر چیز کا ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں, لیکن ہم کس طرح ان کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں جب ہم ان سے وہ کام مانگ رہے ہیں جو ان کی ریمٹ میں نہیں ہے. تو اگر آپ نے ان کو رسپانسبل بنایا اور آپ نے سارے اختیارات پروونسز کو دے دیے اور آپ کے پاس کوئی کوآرڈینیشن میکنزم نہیں ہے, اور میں تو اب یہاں تک بھی جاؤں گی اور کہوں گی کہ اس میں صرف کوآرڈینیشن نہیں چاہیے, اس میں اکاؤنٹیبلٹی بھی چاہیے. ہم پروونسز کو بے شک اختیار دیں, لیکن کوئی اکاؤنٹیبلٹی میکنزم ہونا چاہیے, کیونکہ اس وقت جس قسم کے نقصانات ہو رہے ہیں تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس کے اکنامک لاسز اسٹیٹ برداشت کرتی ہے, اس کے امپیکٹس جو ہیں وہ عوام برداشت کرتی ہے, اور جو امپلیمنٹنگ ایجنسیز ہیں ان سے آپ سوال نہیں پوچھتے. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ NFC ایوارڈز میں بھی زیادہ پروونسز کو پیسہ جا رہا ہے, تو ہاؤ از دیٹ منی بینگ اسپینڈ ٹو اسٹرینتھن ایڈیپٹیشن آف دیز کمیونٹیز. تو یہ میکنزم جب تک ہم اس پہ اب سوچیں گے نہیں, بات نہیں کریں گے. اور دوسرا آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا 2022 اور 25, تو اس کے درمیان آپ جا کے اگر GB, KP, AJK جہاں جہاں ڈیفارسٹیشن ہوئی ہے, آپ ان کی سیٹلائٹ میپنگ اسی ایریا کی اٹھا لیں. میں تو کہوں گی 10 سال پیچھے جا کے ڈیکیڈل ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں کہ کیا ہوا ہے ان علاقوں میں, کیونکہ کافی پالیسیز ہیں جو بینڈ تھیں جو ری ایکٹیویٹ کر دی گئیں 2017-18 میں, اور اس کے بعد جو میسو ڈیفارسٹیشن ہوئی ہے ڈفرینٹ ایریاز میں, اس کی وجہ سے اثر جو, کیونکہ اس کا بلڈ اپ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے نا, 2-3 سال میں اس کے اثر آنے شروع ہو جاتے ہیں جو بھی آپ ڈیگریڈیشن کر رہے ہوتے ہیں. تو ان ساروں کو پھر دیکھیں کہ اس میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی کتنی رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ جب اتنی زیادہ لیول کی انلیگل ٹمبر کٹ رہی ہے تو اس کی فیسیلیٹیشن تو کوئی کسی لیول پہ ہو رہی ہوگی. صوبائی حکومت پالیسی بنائی ہوگی جس کی وجہ سے ٹمبر کٹ رہی ہے. فارسٹ کی تو اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, اگر ان کی وائلیشنز ہو رہی ہیں تو کون تھا پچھلے ان سالوں میں جو رسپانسبل پارٹیز تھے اور جنہوں نے یہ ہونے دیا. تو پھر ایک انکوائری کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ پھر فردر میجرز لینے کی ضرورت ہے, اور جہاں جہاں ان کو گیپس نظر آ رہے ہیں ان کو پلگ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس طرح یہ سلسلہ اب آگے نہیں چل سکتا, کیونکہ یہ ایک وشس لوپ بننے والا ہے کہ جتنے زیادہ ڈیزاسٹرز ہوں گے آپ کی اکنامک کوپنگ کیپیسٹی کم ہوگی, آپ کی سوشل فریجلٹی بڑھے گی, تو سوشل رسپانسز کی کیپیسٹی کم ہو جائے گی, اور یہ ایک نیگیٹو فیڈ بیک لوپ بنتا جائے گا جس سے ملک کو بھی نقصان ہوگا اور ہماری ریزیلینس بھی کمزور ہوگی. اور آخری بات میں کہنا چاہوں گی کہ اس وقت اگر ہم جب ریزیلینس کی بات کرتے ہیں نا, تو ہمارے ملک میں صرف ملٹری ریزیلینس ہے, ہمارے ملک میں سوشل پولرائزیشن ہے, پولیٹیکل فریکچرنگ ہے, اور اکنامک فریجلٹی ہے. تو ہم جب کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے ریزیلینٹ بنانا ہے, تو ہمیں ملٹری ریزیلینس کے علاوہ ان تینوں چیزوں پہ بھی کام کرنا پڑے گا, ورنہ وی کی ناٹ ہیو اے اسٹرانگ پاکستان دیٹ کین کوپ وتھ کلائمیٹ. مریم صاحبہ, آبویسلی دانش صاحب اور عائشہ صاحبہ جو ہیں وہ بات کریں خیبر پختونخوا, AJK, گلگت بلتستان, بٹ ہم نے شہروں میں بھی دیکھا ہے, جیسے آپ نے کیونکہ کنسٹرکشن کا ذکر کیا, شہروں میں بھی ہم نے گرمی کی بھی شدت دیکھی ہے, اور ہم نے اس کے بعد جو اربن فلڈنگ کا کانسیپٹ ہوتا ہے اور وہ بھی دیکھا ہے. 2022 کے بعد کیا آپ کو لگا ہے کہ ہماری جو حکومتیں ہیں, جیسے عائشہ صاحبہ نے اب کیونکہ کہہ دیا تو آئی کلیریفائی اٹ فردر, کہ ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں اور وفاقی حکومت, کیا انہوں نے جس طرح وہ شہروں کو گورن کرتے ہیں یا شہروں کو چلاتے ہیں, کیا وہاں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہیز کلائمیٹ بیکم این امپورٹنٹ ایشو؟ بالکل بیسکلی 2022 ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ لرننگ کا ایکسپیرینس تھا, اور اس سے آگے اب 2 سال بعد ہم بہت سی ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور کچھ پہ ہم کر رہے ہیں. اس وقت ارلی وارننگ سسٹم سے آپ نے بات اسٹارٹ کی تھی, تو آئی اسٹارٹ ود دیٹ. ارلی وارننگ سسٹمز بہت اس وقت ایک امپورٹنٹ چیز ہے. آپ لوگوں نے وہ اگزامپل دیکھی پرنسپل سعید احمد کی, جنہوں نے اس وقت پانی کی سطح انکریز ہوتے ہوئے دیکھی, اور وہاں پہ سے 900 بچوں کی جانیں بچائیں بائی وہاں سے ان بچوں کو کہہ کے ود ان
within 15 minutes उनको evacuate कराया. So early warning systems play a very very important role. Early warning systems जब होते हैं तो हमें like आयशा आप कह रही थी Ministry of Climate Change के बाद ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर से नीचे आना उस वक्त में शायद हमारे पास टाइम नहीं होता. अब क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी फ्लडिंग इस टाइप की हो चुकी है कि वो हम आहिस्ता आहिस्ता बराज का लेवल पानी का नहीं देख रहे. हमारा एकदम से क्लाउड बर्स्ट होता है, एकदम से वाटर लेवल्स राइज होते हैं. तो हमें मैकेनिज्म्स चाहिए जो कि बहुत जल्दी इंगेज करें अपनी कम्युनिटी के साथ, जिसमें हमारे मस्जिदें बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं. बट जनरल कम्युनिटी वहाँ पे आप अवेयरनेस जनरेशन की ज़रूरत है. वहाँ पे लोगों को पता है. सो ये प्रिंसिपल सईद अहमद जो है उन्होंने इस वक्त इवैक्यूएट किया क्योंकि 1995 में वो कहते हैं उनका स्कूल जो था उस वक्त में तबाह हुआ था. तो लोगों को पता है कि उनकी कौन सी जगहें जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं. और अगर आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आप देंगे तो वो उसके ऊपर अमल करेंगे. अगर उस वक्त में गवर्नमेंट की तरफ से आता कि ये वाले एरियाज को आपको इवैक्यूएट करना है तो शायद प्रिंसिपल सईद अहमद को खुद इस चीज़ का अंदाज़ा ना लगाना पड़ता. राइट. उसके अलावा अगर हम देखें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के बहुत से तरीके हैं, बट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़रूरी है. सो वी नीड टू इन्वॉल्व द लोकल कम्युनिटी एंड वी नीड टू डू इट फास्ट. उसके अलावा अगर हम देखें कि हम क्या 2022 के बाद करते आए हैं तो बहुत से डिफरेंट चीज़ें जो हमने की. सो अगर हम लाहौर में फॉर एग्जाम्पल देखें तो वासा के पास बहुत ज़्यादा फंडिंग आई है टू क्रिएट फॉर एग्जांपल अंडरग्राउंड रेन वाटर ड्रेनेज. पानी जितना ज़्यादा पानी अब आप देख रहे हैं क्लाउड बर्स्ट्स के थ्रू आता है उसको स्टोर करने के लिए थोड़े टाइम पीरियड के लिए. एंड सो इस टाइप के इम्प्रूवमेंट्स लॉन्ग टर्म चेंजेस ऑब्वियसली दीज आर वेरी एक्सपेंसिव. इनमें टाइम लगेगा बट इस तरह के प्रोग्राम्स बिल्कुल सही. अगर आप केपी में देखें बिल्कुल ठीक. माफ करिएगा मरियम साहिबा, मुझे यहाँ अब ब्रेक लेनी है. जी यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक नाज़रीन. हम गुफ्तगू करें आयशा खान साहिबा से, दानिश बेग साहिब से और मरियम इब्राहिम साहिबा से. मरियम साहिबा आप अपनी बात मुकम्मल कर लें जी, देन आई मूव ऑन टू द अदर गेस्ट. हाँ, तो बेसिकली आई वाज जस्ट सेइंग कि केपी के अंदर मास्टर प्लान्स के ऊपर काम हो रहा है. बहुत ज़्यादा मास्टर प्लान्स इन 2 साल के अंदर हमने देखे हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के जो कि बने हैं, जो कि हैज़र्डस जोन्स आपको क्लैरिफाई करते हैं कि हैज़र्डस जोन्स कौन सी हैं, उधर आप न्यू कंस्ट्रक्शन ना करें. अब प्रॉब्लम ये है कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स भी उन हैज़र्डस जोन्स में हैं और उनके बारे में भी हमें सोचना है कि हम क्या रेट्रोफिटिंग किस्म के सॉल्यूशंस कर सकते हैं. एलिवेशंस कर सकते हैं, हम फ्लड वॉल्स बना सकते हैं, उधर हम क्या कर सकते हैं, वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल्स और फ्लड बैरियर्स. एंड सो वी नीड टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दैट नाउ एज वेल. यू कैन कंटिन्यू नाउ. बिल्कुल ठीक. जी दानिश साहब, आप अब ये बताएं कि ऑब्वियसली अभी तो हमने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ये सूरत हाल देखी है. बार बार मैं माफ़ करिएगा 2022 का जिक्र कर रही हूँ. आने वाले दिनों में यही बारिशें अब हमें सिंध में और बलूचिस्तान में गालिबन नज़र आएंगी. वहाँ क्या तजुर्बा रहेगा? विल इट बी मोर ऑफ 2022 या वहाँ कुछ मुख्तलिफ देखेंगे हम इस मरतबा? हाँ, तो अभी ये 14 अगस्त से ही तकरीबन ये मानसून का सेकंड एक्टिव जो स्पेल है या एक्टिव सर्ज है इन मानसून शुरू है. तो अभी इस्लामाबाद पिंडी में बारिशें हैं, केपी में मज़ीद बारिशें हैं, पंजाब में, और ये आने वाले 25 से 30 अगस्त के दरमियान ये अभी भी बारिशें वैसे सिंध और बलूचिस्तान में हो रही हैं, लेकिन 25 से 30 के दरमियान सिंध में काफ़ी ज़्यादा बारिशें एक्सपेक्टेड हैं और बलूचिस्तान में. लेकिन अभी इस सीज़न में फ़िलहाल सिंध में बारिशें इस तरह हुई नहीं है जिस तरह की एक्सपेक्टेड थी. और अभी जो है आप समझ लें ज़मीन तरसी हुई है या अभी इस तरह की सेचुरेशन नहीं है अवेलेबल. तो अभी मसला ये है सिंध के जो सिटीज़ हैं जिसमें कराची वगैरह शामिल है, वहाँ पर तो 30 मिलीमीटर पे फ्लडिंग हो जाती है. वो कराची का तो अलर्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज़. हैदराबाद का भी इसी तरह. लेकिन फ़िलहाल थर में बारिशों की ज़रूरत है तो वहाँ पे अच्छी बारिशें होंगी. तो अभी फ्लडिंग नहीं है. लेकिन बलूचिस्तान के जो नदी नाले हैं सुलेमान रेंजेस के और केरथर के, वहाँ पर यही इसी किस्म के फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है. और लेकिन 2022 की तरह नहीं होगी, उससे कम दर्जे की होगी. और इंशाल्लाह उम्मीद यही है, दुआ ये है कि नुकसानात कम हो. लेकिन एक्टिव सर्ज है और ये एक्टिव सर्ज जो है 5 सितंबर तक रहेगी. उसके बाद उम्मीद है कि मानसून वीक हो जाएगा. बिल्कुल सही. आयशा साहिबा, सेम थिंग कि अब आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में?
मेरा तो ख्याल है कि अगर हम इसी तरह चलते रहेंगे तो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बिकम वर्स, और जिस तरह वर्स होगी तो हमारी कोपिंग कैपेसिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती जाएगी। इस वक्त मैं सिर्फ जिक्र कर, माफ़ करिएगा, क्योंकि कोपिंग कैपेसिटी का आपने जिक्र किया और जो पिछली दफ़े आपने बात की तो मुझे बांग्लादेश के साइक्लोन का याद आ गया, क्योंकि सियासी तौर पे अगर हम बात करें तो दैट इज़ वेयर आवर प्रॉब्लम स्टार्टेड देयर। जी जी, तो इसकी एक बहुत हैवी पॉलिटिकल कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी अदर देन द सोशल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। और मैं आपको सिर्फ थोड़े से एक तो क्विकली एग्जांपल्स देती हूँ कि इस वक्त आपने रिपोर्टिंग आ चुकी है प्रेस में ऑलरेडी कि ये थ्रेट अब हमारे इस्लामाबाद में डोर स्टेप्स पे भी आने वाला है, क्योंकि जो महनियाल का गुजारा फॉरेस्ट है और डाइनो वैली है, वहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इन द नेम ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, वो भी गलत हैं, उन पे भी इंक्वायरी होने की ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त ये सिर्फ वो 18,000 एकड़ की बात नहीं है जो गुजारा फॉरेस्ट में प्राइवेट लैंड है, लेकिन उसका लैंड यूज़ प्लान नहीं चेंज हो सकता और वो चेंज हो रहा है। अगर आपने ये ओपन कर दिया तो आपके 49,000 एकर्स या 500,000 एकर्स नियरली जो गुजारा फॉरेस्ट के हैं हज़ारा डिस्ट्रिक्ट में, वो सब भी इसी तरह ख़राब हो जाएंगे। और मैं आपको इसकी बैकग्राउंड की मिसाल दे देती हूँ कि अरंदू गोल चित्राल में इसी तरह इन्होंने जो दरख्त काटे थे उसमें 1.4 मिलियन CFT इन्होंने काटा, जिसकी वर्थ कोई 8 बिलियन रुपीस थी। और इन्होंने दूसरे एरियाज़ में भी KP के, क्योंकि फॉरेस्ट पॉलिसीज़ के नीचे अगर आप चल रहे हैं ना कि ये चीज़ें हैं, इसमें आप वुड लॉट्स मार्क कर देते हैं। वुड लॉट्स जब मार्क हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप इतनी लकड़ी उस जगह से काट सकते हैं। तो ऑन पेपर ये चीज़ें लेजिटिमेट लगती हैं, लेकिन आप वुड लॉट्स को मार्क करके अगर साथ जो एडजेसेंट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं उनसे वो लकड़ियाँ ला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें टिम्बर माफिया और डिपार्टमेंटल फैसिलिटेशन भी शामिल होते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे अगर हम तवज्जो अब नहीं देंगे तो ये मैग्नीफाई होंगी, ये एम्पलीफाई होंगी और इसकी एक बहुत हैवी कॉस्ट हमें देनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि आपने ये शो करके अब मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, हमने अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी इन चीज़ों को हाईलाइट करके। अब हुकूमत कम से कम ये नहीं कह सकती कि हमें इसकी नॉलेज नहीं है इन सारे इश्यूज़ की। तो इन सारे इश्यूज़ को इन्होंने होलिस्टिकली देखना है कि गवर्नेंस के हमारे इश्यूज़ क्या हैं, फॉरेस्ट्री के हमारे इश्यूज़ क्या हैं, लैंड यूज़ प्लान के हमारे इश्यूज़ क्या हैं। क्योंकि हम हमेशा इन चीज़ों पे बातें करते हैं कि ये हमारे इश्यूज़ हैं, सॉल्यूशंस की तरफ हम नहीं जाते। तो हमें अब सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा और जो भी कर रहा है वो करें, वरना फिर अगले साल फिर यही बैठ के हम आपके शो पे गुफ्तगू कर रहे होंगे। मरियम साहबा, वी सॉर्ट ऑफ रन आउट ऑफ टाइम, बट 30 सेकंड्स आप कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहती हैं तो? Right now we're in a state of emergency, and right now we need the NGOs to collaborate with the government. We saw in 2022 that there was a significant response from NGOs, but it was done in an ad hoc manner. I think right now the governments need to collaborate with the NGOs and build on processes that help us to build back better for the future. बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों ने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जाने से पहले हम जिक्र कर दें, हमारे एक कॉलीग डॉन न्यूज़ पे जो थे हमारे साथ काम करते थे, डॉन न्यूज़ कराची में रिपोर्टिंग की वो जिम्मेदारियां निभाते थे, खावर हुसैन साहब। उनका पिछले दिनों में एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़े में उनका अभी ये भी नहीं हमें मालूम कि सुसाइड थी, कत्ल था, बट उनकी जो नमाज जनाजा है वो उनके आबाई इलाके सांगढ़ में अदा कर दी गई है। और उनके जो वर्सा हैं वो वहाँ मौजूद थे। जो भाई हैं उन्होंने बार बार यही कहा है कि उनके जो भाई थे वो ख़ुदकुशी नहीं कर सकते और ना ही उन्होंने कभी किसी परेशानी या झगड़े का जिक्र किया था। वालिद जो हैं खावर हुसैन साहब के, उन्होंने भी इसी तरह की गुफ्तगू की और यही कहा कि वो उनको नहीं लगता कि उनके बेटे ने ख़ुदकुशी की होगी और ना कोई इस किस्म का तनाज़ा था जिस पे ये वाक़या पेश आ सकता है। हुकूमत ने भी इस वाक़े की जो है वो नोटिस लिया है। कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी है बराए इत्तलात और नशरियात, उन्होंने भी इस इशू को हाईलाइट किया है और सिंपथीज़, कंडोलेंसेज आर विद हिज फैमिली। और हम उम्मीद यही करते हैं कि जल्द अज जल्द हुकूमत जो है इस मामले की तह तक पहुँचेगी। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो सेम टाइम।